अपने बारे में बताऊं, अपने बचपन के बारे में बताऊं। मेरा जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1950 धूली एक गांव है पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में छोटा सा गांव है धूली, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और हम गांव में ही 3 साल तक मैं रहा। शायद 3 साल का मैं था। बचपन की उन दिनों की तो कुछ याददाश्त नहीं है। 3 साल के बाद पिताजी हमको भावनगर लेके गए। मेरे पिताजी की पोस्टिंग भावनगर में थी, गुजरात में। हम लोग गुजरात गए और 2 साल हम गुजरात में ही रहे। वहाँ पे मैंने ABCD लिखना और पापा लिखना घर में ही सीखा। 5 साल जब मुझे हो गए तो पिताजी ने हमें वापस धूली गांव में छोड़ दिया, क्योंकि उन दिनों गुजरात में हिंदी स्कूल नहीं हुआ करते थे, सब गुजराती स्कूल थे। और पिताजी चाहते थे कि मैं मतलब किसी हिंदी स्कूल में पढ़ूँ, तो हिंदी स्कूल वहाँ थे नहीं। पिताजी ने वापस हम लोगों को, पूरे परिवार को, तो मैं उस टाइम हम 2 ही थे। छोटी बहन द्रौपदी थी, नीलू थी। नीलू तक पैदा ही हुई थी। हमें वहाँ छोड़ दिया गाँव में वापस। गांव में आने के बाद मैंने हमारे गांव धूली के नीचे गौड़ीहाट एक जगह है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में मुझे डायरेक्ट कक्षा 2 में एडमिशन करा दिया। सेकंड क्लास में सेकंड स्टैंडर्ड में मुझे एडमिशन करा दिया गया। तो मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वहीं से पास किया। हमारे ज़माने में ना 5वीं क्लास तक के में बोर्ड की परीक्षा होती थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की परीक्षा होती थी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड होता था, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन। 5वीं पास की मैंने। तो उन 4 सालों में जब मैं गौड़ीहाट स्कूल में पढ़ता था ना, हम लोग गांव में रहते थे और हमारे गांव से हमारा स्कूल कम से कम कुछ भी नहीं तो 3-4 किलोमीटर दूर था। और जंगल का, खेतों का रास्ता, पैदल रास्ता हुआ करता था। हम पैदल ही जाते थे। ज़्यादातर बच्चे उन दिनों चप्पल भी नहीं पहनते थे, नंगे पैर स्कूल जाते थे, नंगे पैर ही खेलते थे, नंगे पैर ही करते थे। मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक जोड़ी काले जूते लेके रखे थे। मैं जूते पहन के जाता था ना, तो बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, अरे देखो जूते पहन के खेल रहा है, इससे नंगे पैर चला ही नहीं जाता। तो वो एक ज़माना था जब चप्पल होना, चप्पल या जूते पैर में होना भी एक रईसी मानी जाती थी। तो ऐसे 1960 में मैंने 5वीं पास की। 5वीं में बोर्ड की परीक्षा हुई, 5वीं पास किया। उसके बाद पिताजी हमें वापस अपने साथ लेके गुजरात आ गए। उन दिनों हम लोग 3 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा था, द्रौपदी मेरे से छोटी थी, मेरे से करीब 1.5-2 साल छोटी थी। उससे छोटी, सबसे छोटी 1955 में पैदा हुई नीलू थी। तो नीलू स्कूल नहीं जाती थी, द्रौपदी भी स्कूल नहीं जाती थी। मैं ही सिर्फ 5वीं पास किया मैंने। उसके बाद हम लोग आपस में गांव में रहते थे। गांव में क्या होता था उन दिनों, न बिजली थी, न कोई टेलीफोन की सुविधा थी, न सड़कों की सुविधा थी, न आने जाने के लिए कोई सुविधा थी। साल में हम लोग 2 जोड़ी कपड़े बनाते थे हर त्यौहार। हमारे यहाँ उत्तराखंड में गांव में भादों के महीने में ये जो गणेश चतुर्थी जैसा एक गौरी का त्यौहार होता है, जिसे वहाँ पर गमारा कहते हैं। तो वो गमारा के त्यौहार के टाइम पे हम सब नए कपड़े बनाते थे। हम लोगों को उसी टाइम नए कपड़े मिलते थे, नए कपड़े पहनते थे। बड़ी खुशी होती थी कि एक जोड़ी नए कपड़े मिल गए। और जैसे आजकल होता है ना, बच्चे डेली कपड़े चेंज करते हैं, उस ज़माने में वो हिसाब नहीं था। गांव में सभी लोग ऐसे थे कि इनके पास, किसी पास इनकम नहीं थी, कहीं से मतलब कोई नौकरी नहीं थी। कुछ लोग थे जो नौकरी करते थे और गांव में पैसा भेजते थे, उसी पैसे से खर्चा चलता है। तो हमारे घर पे मेरी 2 दादियाँ थी। मेरे दादाजी की 2 शादियाँ थी, तो 2 दादी थी हमारे घर पे। मेरे 2 चाचा थे, 2 चाचियाँ थी। चाची के उन दिनों बच्चे नहीं हुए, नई शादी हुई थी बड़ी चाची की। तो सब गाँव में जो पूरा जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारे घर पे ना बहुत सारे 2 जोड़ी बैल, 2-3 गायें, एक भैंस का छोटा बच्चा, गाय के 2 बछड़े, इतने सारे जानवर होते थे। हम स्कूल में पढ़ते थे, जब छुट्टियाँ होती थी हम जंगल में गायों को चराने के लिए लेके जाते थे। गाँव के सब लड़के जो मेरे साथ के थे, सब बच्चों या गाय और बकरी भैंस को सबको जंगल में चराने ले जाते थे। सुबह नाश्ता करके निकलते थे, रोटी खा के, नाश्ता मतलब रोटी सब्जी कुछ खा ली सुबह, और निकलते थे। और शाम को गाय भैंसों को चरा के दोपहर के बाद घर में लाते थे। फिर गायों को हम पानी पिलाते थे। यहाँ पानी का हमारा सोर्स था गांव में, जिसे धारा कहते हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा
हौज बना हुआ था। उस हौज में पानी भरा रहता था, गाय और बैल भैंस सब उसमें पानी पीते थे। वो पानी पिला के घर में बांधते थे, तब तक दाल भात तैयार होता था। दोपहर का खाना होता था दाल भात या भटिया, भट्ट की सब्जी बनती थी या भट्ट का भटिया बनता था, जो कि मतलब आजकल सोयाबीन कहलाता है। हमारे गांव में उसे भट्ट कहते हैं। तो भट्ट सोयाबीन की कैटेगरी का एक पौधा है, और मैंने सुना है कि उत्तराखंड का जो सोयाबीन है, जो भट्ट है, उसमें सोयाबीन से भी ज़्यादा प्रोटीन है। तो हमारे गांव में जितने भी गरीब बच्चे थे, जिनके घरों कुछ ऐसे भी परिवार थे जिनके पास इनकम का कोई साधन नहीं था, तो वो लोग है ना अपने खेतों में गेहूँ चावल भट्ट पैदा करते थे। दालें तो मसूर की दाल होती थी हमारे गांव में, तो वही दाल से गुजारा करते थे, और इतना अनाज हो जाता था कि साल भर खाने के लिए हर एक परिवार को मिल जाता था। खूब सारी खेती होती थी। गाँव के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े खेत फैले हुए थे। जब सर्दियों के दिनों में ना हम लोग स्कूल से आते थे, तो हमारे रास्ते के दोनों तरफ खेतों में गेहूं के पौधे होते थे, और उसके साथ साथ सरसों फूली होती थी। हमारे पिताजी 1920 में शायद पैदा हुए थे। उनकी जन्म का साल 2020 था, और जब वो 15 साल के हुए तो पिताजी हमें अपने जीवन के बारे में कहानी सुनाते थे। जब भी हम लोग बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए, पिताजी के साथ बैठने लगे, तो पिताजी अपने जीवन की रोज़ हमें कुछ न कुछ घटनाएँ सुनाते थे। उन्होंने एक घटना सुनाई थी, उन्होंने अपने बारे में बताया था कि जब मेरे पिताजी 15 साल के थे तो मेरे दादाजी की डेथ हो गई। मेरे दादाजी एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वार में बर्मा में भर्ती गए थे। उस ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्मा आर्मी नाम की एक फौज बनाई थी, जिसमें हमारे गांव के कम से कम 7-8 लोग भर्ती हो गए थे। इन सब की पोस्टिंग में बर्मा के रंगून और बर्मा के जंगलों में होती थी, वहाँ बर्मा आर्मी रहती थी। तो हमारे दादाजी बर्मा आर्मी में भर्ती हुए एज ए सिपाही, और वो पेंशन आए तो शायद 1920 वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, 1919 में वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। तो उसके बाद वो जब पेंशन आए 20-21 में शायद आए होंगे, तो उन्हें उस ज़माने में 11 रुपया पेंशन मिला करती थी। पिताजी बताते हैं कि तो दादाजी ने पेंशन आने के बाद गांव के ऊपर पहाड़ के टॉप में एक जगह ली, गवर्नमेंट से मंजूर कराई। एक्चुअली सरकारी पेंशन लेने गए तो वहाँ तहसीलदार से मिलके उन्होंने एक अपने लिए ज़मीन का अलॉट कराई, सरकारी ज़मीन, और वहाँ उन्होंने घर बनाया और वो वहीं रहने लगे। हमारी छोटी दादी जो है उनके साथ वहाँ रहती थी, बड़ी दादी और पिताजी और बाकी भाई में हमारे पिताजी 3 भाई और 3 बहनें थी, 6 बच्चे थे। तो पिताजी सबसे बड़े थे, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सन 1935 में जब मेरे पिताजी 15 साल के हुए तो हमारे दादाजी की अचानक डेथ हो गई। और उस ज़माने में फैमिली पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता था। जो एक्स सर्विसमैन थे, रिटायर्ड लोग थे, फौज से आए हुए, सबको पेंशन मिलती थी, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई उनकी फैमिली को पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं था। तो घर में 6 भाई बहन, 2 माताएँ, 2 हमारी आमा लोग, 6-8 जन का परिवार, और पेंशन का कोई इनकम नहीं। तो पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने बताया कि उन्होंने, पिताजी क्योंकि सबसे बड़े थे, कुछ लोग ना बर्मा आर्मी से छुट्टी में आए हुए थे, गांव में आए। हमारे गांव के मैंने बताया बहुत लोग वहाँ थे, बर्मा आर्मी में ही थे, वो छुट्टी आए हुए थे। मेरे पिताजी ने क्या किया कि अपने पिताजी का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट था, मिलिट्री की बुक थी, उनको 3 मेडल मिले हुए थे। मेरे दादाजी को 3 मेडल मिले थे वहाँ बर्मा आर्मी में वॉर के टाइम पर। हाँ, एक बात बताने में भूल गया, तो मेरे दादाजी जो है सिपाही में भर्ती हुए थे, और वो सूबेदार में पेंशन आए थे। उस ज़माने में सूबेदार की बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती थी, और हमारे गांव में सबसे पहले मेरे दादाजी थे जो सूबेदारी की पेंशन लेके आए थे। सिपाही में भर्ती हुए, अच्छी वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत अच्छा नाम किया, बहुत अच्छी बटालियन में कमांड किया, और अच्छी जगह पोस्टिंग रही। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें 3 मेडल दिए थे, और सूबेदार का रैंक दिया था, उन्हें सूबेदारी की पेंशन मिलती थी। हमारे गांव में मतलब सबसे गण्यमान्य माने जाते थे उस ज़माने में, अपने ज़माने में। लेकिन अचानक जो है 1935 में दादाजी की डेथ हो गई। परिवार को देखने वाला कोई नहीं रह गया, कोई इनकम नहीं रही। पिताजी ने हमारे दादाजी का मैं जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और 3 मेडल थे वो साथ में लिए, और वो खुद बर्मा में चले गए। वो भी बर्मा पहुंच गए, जो गाँव के लोग छुट्टी आए थे उनके साथ। और बर्मा में पहुंच करके उन्होंने वहाँ पे भर्ती होने की कोशिश की कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊँ। और उम्र कम थी, 15-16 साल की उम्र थी। पिताजी का जन्म 1920 में हुआ था,
1935 में उन्हें जाना पड़ा भर्ती होने। तो उम्र तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 15-16 साल हुई थी। तो वहाँ भर्ती जब होने गए तो पिताजी बताते थे कि जब भर्ती की लाइन में खड़ा हुआ तो सब मेरा नंबर आया, उनका नंबर आया, तो जो कैप्टन था उसने बोला, अरे बच्चा तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हारी तो गाड़ी मुझ भी ठीक से नहीं आई, तुम एक काम करो, तुम अपने गाँव जाओ, 2 साल माँ का दूध पियो, 2 साल बाद आना और 2 साल बाद मैं तुमको भर्ती कर लूँगा। लेकिन पिताजी घर कैसे आते, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो मिलिट्री की जो कैंटीन होती है, कैंटीन में मैस बॉय का काम करना शुरू कर दिया। सिविल में 2-3 साल मैस बॉय में काम करते रहे और मैस बॉय में काम करते करते एक दिन अचानक ऐसा खबर आई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है और फौज में भर्तियाँ होने लगी हैं। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि भाई जितने ज़्यादा सिपाही भर्ती करो। तो पिताजी उसमें बर्मा आर्मी में एज ए सोल्जर भर्ती हो गए। तो मेरे दादाजी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बर्मा आर्मी में नौकरी करी और पिताजी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नौकरी की। उनको शायद सन 1938 में 37 या 38 में फौज में भर्ती हुए और 47 तक वो फौज में भर्ती रहे। 47 में जब इंडिया आज़ाद हो गया और बर्मा भारत आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया और बर्मा को 2 अलग कंट्री कर दिया। जब बर्मा अलग कंट्री डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद वो जो लोग बर्मा में रहते थे, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के इंडिया के लोग जो रहते थे, उनके लिए एक ऑर्डर हुआ गवर्नमेंट का कि आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो, बर्मा में रह सकते हो, बर्मा की नागरिकता आपको मिल जाएगी, या नहीं तो अपने देश जाना चाहते तो अपने देश चले जाओ। तो पिताजी ने क्या किया कि अपना वापस आने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि चलो मैं पेंशन मिल जाएगी आर्मी से छूट के और मैं गाँव में जाऊँगा, खेती वेती करूँगा। तो वहाँ से वापस आ गए। तो खेती आए, गाँव में खेती करने लगे। तो उस ज़माने में क्या होता था, खेती करना बहुत मुश्किल काम होता था, बड़ा पहाड़ों में आने जाने का रास्ता नहीं था। पिताजी बताते थे कि टनकपुर हमारा जो लास्ट रेलवे स्टेशन है, वहाँ से पिथौरागढ़ अभी 151 किलोमीटर है। तो अभी तो बस से हम लोग आज अभी जो सड़क बन रही है, नई सड़क बन रही है, तो कभी सुनने में आया कि 3 घंटे में टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुँच जाते हैं। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि 3 दिन लगते थे। टनकपुर से पिथौरागढ़ 150 किलोमीटर का रास्ता पार करने में 3 दिन लग जाते थे। और लोग अपना सामान जो है घोड़े में, कुलियों के मार्फत से या अपने से अपने कंधे पर ढो करके अपना सामान टनकपुर से पिथौरागढ़ तक लाते थे। और रास्ते में 2 जगह रुक करके रात गुजारनी पड़ती थी। सड़क के रोड रास्ते के किनारे कहीं मैदान में किसी गांव में रहने का ठिकाना मिल जाए, वहाँ रहते थे। की बातें करें, बचपन जो है ना, आजकल के बच्चों का बचपन देखो, इतने सारे खिलौने, इतने सारे गेम्स, मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं, टीवी पर गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो गार्डन में जाते हैं। हमारे ज़माने में हम लोग गांव में रहते थे तो कहाँ गार्डन, कहाँ क्लब, कहाँ कुछ। हम लोग क्या खेलते थे, जब खेतों में फसल तैयार हो जाती तो उसके बाद खेतों को जोता जाता है तो खेतों की मिट्टी एकदम नरम हो जाती थी। हम उन खेतों में पकड़ा पकड़ी खेलते थे, एक दूसरे को पकड़ने का खेल, एक दूसरे को ढूंढने का, छुपने का। कोई पेड़ के ऊपर चढ़ के छुप जाता था, कोई किसी पत्तों के पीछे छुप जाता था, कोई किसी खेत के जाके लेट जाता था। उसी मिट्टी में खेलते थे। मेरे को खेलना बहुत पसंद था उस ज़माने में बच्चों के साथ। और जिन लोगों के साथ हम खेलते थे उनमें से आज है ना, कोई और आर्मी में ऑनररी कैप्टन हो गया है, कोई जनरल मैनेजर हो गया है, कोई कहीं जाके ब्रिगेडियर हो गया है, कई डॉक्टर हो गए हैं, कई इंजीनियर बन गए हैं। हम सब उसी मिट्टी में खेले हुए हैं एक साथ। मेरा जो हमारा गांव है, हमारे गांव के ठीक नीचे, करीब 1 किलोमीटर नीचे मेरी नानी का गांव है। तो मेरी नानी के गांव के 3 लड़के मेरे साथ ही मेरी क्लास में पढ़ते थे। तो मैं कभी कभी क्या करता था, जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो घर आने के बजाय उन लड़कों के साथ नानी के घर चला जाता था। नानी के घर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और वहाँ मैं कभी कभी 2-3 दिन 4 दिन भी रहता था। हमारी नानी है ना, उनके यहाँ खूब गाय बकरियाँ बहुत होती थी। तो हमेशा दूध, दही, घी, छाछ ऐसा खूब रहता था। मेरे लिए वो खूब नाश्ता अच्छा बनाती थी, सब चीज़ घी में बनती थी, यहाँ तक कि उनके यहाँ सब्जी भी घी में बनाई जाती थी। तो मैं जब उनके यहाँ रहता था तो वो 2-3 लड़के जो मेरे साथी थे, उनमें एक का नाम देवी दत्त था, जो बाद में आर्मी में भर्ती हो गया, फिर वहाँ से SSB में भर्ती हो गया, वहाँ से रिटायर हो गया, अभी गांव में रह रहा है। दूसरा एक बंदा था भवानी दत्त, वो मेरे मतलब मामा का कज़िन था। तो वो
हम लोग क्या करते थे जब उनके साथ में वहाँ जाते थे ना, तो उस ज़माने में खेल क्या होते थे, या तो गिल्ली डंडा खेलो, या फिर वो 7 पत्थर जमा करो, 7 पत्थर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े 7 जमा किए, एक कपड़े की बॉल बनाते थे। फुटबॉल भी नहीं होती थी रबर की, कपड़े से पुराने कपड़ों को जमा करके गोला बनाया जाता था, जिसे हम बॉल भी यूज़ करते थे। और बॉल से उस पत्थरों को मारते थे, गिराते थे, एक के ऊपर एक रखे हुए 7 पत्थर गिर जाते थे, तो हमें उसको जा कर के ठीक करना होता था। और इस बीच में दूसरी टीम क्या करती थी, उस बॉल को ढूंढती थी, और वो बॉल अगर हमारे को लग गई तो हम आउट हो गए। तो मैं दूसरा एक खेल खेलते थे, एक ज़मीन में छोटा सा खड्डा बना देते, उस खड्डे में ना कुछ, वैसे तो सिक्के से खेलते थे लेकिन हमारे पास सिक्के नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे, अपनी कमीज के शर्ट के बटन तोड़ लेते थे और बटन से खेलते थे, दूर से फेंकते थे, जो खड्डे के अंदर गया वो हमारा, वो हमने जीत लिया। फिर उसको एक पत्थर से मारना होता था, जो ऊपर पड़े हुए बटन हैं उनको पत्थर से मारना होता था, जो पत्थर पर अगर सही लग गया तो वो बटन हमारा। तो जो जितने हमने बटन जीते वो हमारे हो गए, और जितने हार गए, कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे कमीज के सारे बटन टूट गए और हम सब हार गए। तो घर वाले आके घर पे जब आते थे तो बहुत डांट पड़ती थी कि देखो बटन से गुच्ची, उसको बोलते थे गुच्ची खेलना, वो बोलते हैं गुच्ची खेल के आया, सारे बटन हार के आया शर्ट में, फिर दोबारा से उसमें बटन लगाए जाते थे। अभी वो जो दूसरा बंदा था भवानी दत्त भट्ट, जो हमारे मामा जी का बेटा है, पर मामा जी के चचेरे भाई का बेटा है, उसको मैंने ढूंढ के निकाला। वो देहरादून में सेला कोई एक जगह है, वहाँ पे रहता है। बड़ी मुश्किल से मुझे उसका फ़ोन नंबर मिला, तो मैंने उसे फ़ोन किया। मैं देहरादून गया हुआ था 3 साल पहले देहरादून गया हुआ था, तो मुझे पता लगा कि वो भी देहरादून में ही रह रहे हैं। तो मैंने उसका फ़ोन नंबर पता किया, उसको फ़ोन किया, तो मालूम पड़ा वो बिल्कुल नज़दीक में ही है। तो मैं उससे मिलने गया, तो वहाँ देखा उसने अच्छा सा घर बनाया हुआ है। फिर अपने बारे में बताया, तो कम से कम हम लोग समझे 50 साल के बाद मिले हैं। सन 60 में हम लोग बिछुड़ गए थे, मैं 5वीं पास किया था मैंने 1960 में, तो हम लोग बिछुड़ गए थे। और अब इतने साल के बाद में 2019 में हम लोग मिले हैं, तो इतना अच्छा लगा है उसको मिल करके, ऐसा लगा कि वो बचपन के दिन लौट आए। मैं दिन भर उसके साथ बैठा रहा और वही बचपन वाली बातें करता रहा। अभी जब हम सोचते हैं, बचपन के दिनों को याद करते हैं ना, तो याद आता है कि फलाना हमारे साथ खेलता था, हम लोग साथ में पढ़ा करते थे। एक्चुअली अभी देखो पूछो तो हमारे गांव के जो हम लोग साथ में पढ़ते थे, जो मेरे साथ 1 से 2 से मैंने सेकंड में शुरू किया था पढ़ाई, बाकी लोग तो 1 से पढ़ रहे थे। मैं 5वीं 1960 में जब हमने 5वीं पास किया, तो हमारे गाँव के 5 लड़के मेरे बैच में थे। हमने साथ में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, साथ में सब पास हुए। कोई फिर आगे पढ़ता रहा, कुछ बड़े हो गए, मिलिट्री में चले गए। लेकिन 5वीं पास करने के बाद में मुझे गांव छोड़ना पड़ा। पिताजी पोस्टिंग अजमेर में हो गई, तो हम लोग राजस्थान में अजमेर में आ गए। अजमेर में आए तो हमारे साथ हमारी दादी थी, मेरी माँ जी थी, और 2 बहनें थी, द्रौपदी और नीलू। हम तीनों भाई बहन राजस्थान में आकर के रहने लगे। राजस्थान में हम लोग 1960 से 1966 तक 6 साल रहे। तो उस जमाने में उन दिनों ना बचपन की इतनी यादें नहीं आती थी, बचपन के दोस्तों की याद नहीं आती थी, गांव की याद नहीं आती थी। अपने पढ़ाई में, अपने अजमेर में नए दोस्तों में, नए खेलों में रंग गए। 1965 में मैं 10th पास करके, मैंने 10th क्लास पास करके 11th में एडमिशन लिया था। 11th में मैं गया था। बहन द्रौपदी जो है वो 7वीं पास करके, छठी पास करके 7वीं में गई थी। और छोटी वाली नीलू जो है वो 4थी पास करके 5वीं में गई हुई थी। वो वहीं प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, मैं अजमेर के DAV हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। तो अचानक है ना उस समय 1965 13 जुलाई 1965 को हमारे पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी की पोस्टिंग उस टाइम मुंबई में थी, हम लोग अजमेर में रहते थे। तो ये जो 6 साल मैंने अजमेर में बिताए ना, उनकी भी इतनी सारी यादें हैं मुझे। 1966 में हमने अजमेर छोड़ा, क्योंकि 1965 में जब पिताजी की डेथ हो गई तो हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह गया था, और कोई हमें देखने वाला भी नहीं, कोई ये नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। और मैं तो सोचता था कि मैं किसी तरह से हायर सेकेंडरी पास हो जाऊँ तो अजमेर में ही रहूँ, और अपनी कोई हायर सेकेंडरी करने के बाद में कहीं कोई नौकरी ढूंढ लूँ, कोई जॉब मिल जाए तो मैं अपने परिवार को पाल सकूँ।
लेकिन वो हो नहीं पाया और हमें 1966 में अजमेर छोड़ के वापस पिथौरागढ़ जाना पड़ा। हाँ, मैं बता रहा था 1960 में मैंने जब बौड़ीहाटी के स्कूल से 5वीं पास किया तो उसके बाद पिताजी ने हमको वहाँ से गांव से शिफ्ट कर दिया, अपने साथ लेके गए भावनगर। उन दिनों पिताजी की पोस्टिंग थी भावनगर में, लेकिन उनको ऐसी उम्मीद थी कि जल्दी उनका ट्रांसफ़र अजमेर में हो जाएगा। तो भावनगर में तो हिंदी मीडियम स्कूल थे नहीं, वहाँ से गुजराती मीडियम स्कूल। हाँ, मैं बता रहा था कि जब मैंने 5वीं पास किया 1960 में तो पिताजी ने डिसाइड किया कि हमको साथ में शहर में ले जाएंगे। उन दिनों पिताजी की पोस्टिंग थी भावनगर गुजरात में, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि जल्दी उनको अजमेर में पोस्टिंग मिल जाएगी, राजस्थान में पोस्टिंग हो जाएगी, तो वहाँ हिंदी मीडियम स्कूल होंगे। तो उन्होंने मुझे और बहन द्रौपदी और नीलू और माँ जी को लेकर के वो गुजरात भावनगर आ गए। भावनगर आने के बाद पता लगा कि बहुत दिन तक उनका ट्रांसफ़र जल्दी होने वाला नहीं है और मेरे स्कूल की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। तो पिताजी ने डिसाइड किया अजमेर में, राजस्थान में मेरे जो 2 नंबर चाचा दिसंदर चाचा जी, वो अजमेर में थे पोस्टिंग, वो भी आरपीएफ में थे, उनकी पोस्टिंग अजमेर में थी और चाची और उनकी एक बच्ची, तीनों जो हैं अजमेर में रहते थे। तो पिताजी ने मुझे भावनगर से अजमेर आए और अजमेर में उनके पास छोड़ दिया। अजमेर में मुझे 6ठी क्लास में एडमिशन मिल गया। एक आर्यन मिडिल स्कूल नाम का स्कूल था, उसमें मुझे 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल गया। पिताजी और मामा जी और दोनों बहनें वापस भावनगर चले गए। मैं चाचा जी के परिवार के साथ 1 साल तक रहा। 1 साल पूरा होते होते जैसे ही मैंने 6ठी क्लास पास किया तो पिताजी का ट्रांसफ़र अजमेर हो गया। अजमेर में आते ही पिताजी ने भी एक किराए का मकान ले लिया, क्योंकि सरकारी क्वार्टर नहीं मिला था, तो एक किराए का मकान ले लिया, हम लोग साथ में रहने लगे। अजमेर में मैं आर्यन मिडिल स्कूल में पढ़ता था और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो स्कूल भी हमारे घर से कम 5 किलोमीटर दूर था। तो मुझे रोज़ सवेरे 5 किलोमीटर चल के जाना होता था और दोपहर को स्कूल छूटने के बाद 5 किलोमीटर चल के आना होता था। घर के नज़दीक जो एक स्कूल था वहाँ नहीं मिल पाया एडमिशन, वहाँ सीट फुल हो गई थी। तो मैं उस स्कूल में पढ़ता रहा, 6ठी पास किया, 7वीं पास किया, 8वीं पास किया। उसमें बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारे लोग मिले, मतलब हमारे साथ में जो लड़के इनके साथ मैंने 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ा है, बहुत सारे दोस्त मिले। उनमें से अब सबके नाम तो कुछ लोगों के नाम तो याद हैं, लेकिन अब कौन कहाँ है उनसे फिर दोबारा मुलाकात कभी नहीं होता। कभी कभी मुझे याद आता है, एक श्याम सुंदर शर्मा नाम का एक मेरा दोस्त हुआ करता था, मैं उसके साथ बहुत घनिष्ठता हो गई थी। मैं उसके जब हमारे स्कूल का रिसेस होता था तो रिसेस में वो मुझे अपने घर ले जाता था। उसके घर पे जाके हम लोग नाश्ता भी करते थे, कभी छाछ पीते थे, कभी लस्सी पीते थे, वो वहाँ रहते थे। लेकिन उसके बाद वो पता नहीं लगा कि वो बंदा कहाँ गया और मैं कहाँ चला गया, शायद उसे भी पता नहीं होगा। 6, 7, 8 मैंने 3 साल तक उसी स्कूल में पढ़ा, क्योंकि वो स्कूल 8वीं तक ही था, आर्यन मिडिल स्कूल था, मिडिल में तो 8वीं तक। 8वीं पास करने के बाद मुझे डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन मिल गया। डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल जो है बहुत ही अच्छा स्कूल था अजमेर का, वहाँ मुझे एडमिशन मिला और वहाँ धीरे धीरे 9th 10th 11th मैंने 3 साल वहाँ पढ़ा। तो 9th में जब मैं एडमिशन मुझे मिला तो मेरी क्लास में और भी बहुत से लड़के थे जो जहाँ हम रहते थे रामगंज में, वहीं नज़दीक में रहते थे, हम लोग साथ में आया जाया करते थे। धीरे धीरे दोस्ती का दायरा बढ़ता गया और बहुत सारे लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई। उनमें से एक नाम था घनश्याम खंडेलवाल। घनश्याम खंडेलवाल का घर हमारे रेलवे क्वार्टर के बहुत नज़दीक था। हमें रेलवे क्वार्टर मिल गया था तो हम रेलवे क्वार्टर में रहते थे और घनश्याम अपने मकान में रहता था। उसके पिताजी की एक दुकान हुआ करती थी परचून की। उस परचून की दुकान पे हम लोग अक्सर स्कूल से छूटने के बाद कभी कभी घनश्याम के दिन बैठा करते थे। इतनी अच्छी दोस्ती थी कि मैं उनके घर पे जाके चाय नाश्ता करता था, वो हमारे घर पे आके चाय नाश्ता करता था। इसी बीच में हमारी दोस्ती एक रूपचंद भाटी नाम के दोस्त से हो गई। एक हमारे ही रेलवे कॉलोनी में हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था, उनका बड़ा बेटा राजकुमार सिंह, वो मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोग संडे छुट्टी के दिन ऐसे ही साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे। क्योंकि उसने साइंस बायोलॉजी ली हुई थी, मैंने साइंस मैथ्स ली हुई थी। तो साइंस बायोलॉजी की बुक्स वो मुझे पढ़ने को देता था और मैं मैथ्स के बारे में उसको बताया करता था।
सर्दियों के दिनों में जब बहुत अजमेर में ठंड पड़ती है तो हम लोग घर को रेलवे क्वार्टर के बाहर वो खुले मैदान में बोरियां बिछा करके धूप में बैठ के पढ़ाई करते थे। 9th 10th 11th 3 साल हम लोग साथ में पढ़ते रहे। बहुत अच्छी हमारी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि हम रोज़ शाम को साथ में घूमने जाते थे। राजकुमार के पास साइकिल हुआ करती थी तो वो साइकिल ले बिठा करके हमको दूर दूर तक घुमाने ले जाता था। फिर एक दोस्त और मिला, उसका नाम था शिवमोहन मिश्रा। मिश्रा भी उनका अपना खुद का घर था। शिवमोहन मिश्रा का अपना खुद का पैतृक मकान था। उसके पिताजी रेलवे में ही हेड क्लर्क होते थे और बहुत अच्छी पोजीशन में थे। हम उनके घर पे जाया करते थे। फिर हमारी दोस्ती ऐसी हो गई कि राजकुमार, शिवमोहन मिश्रा, रूप भाटी और मैं, हम लोग साथ में बैठ के एक ही जगह पढ़ाई किया करते थे अपनी। कभी तो मतलब आपका रूपचंद भाटी के पिताजी एक दुकान में मुनीम थे, वो हिसाब किताब लिखते थे। उनके घर दुकान के अंदर एक बड़ा सा कमरा खाली पड़ा रहता था। गर्मी के दिनों में हम लोग उसी कमरे में बैठ के अपनी बुक्स पढ़ते थे, अपनी किताबें पढ़ते थे। और जब टाइम मिला तो चंदा मामा और पराग, उस ज़माने में एक मैगज़ीन आती थी चंदा मामा, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती थी। और पराग एक कॉमिक बुक आती थी, वो पढ़ा करते थे। और कभी कभी समाचार न्यूज़पेपर मिल जाते थे तो वो भी हम वहीं बैठ के पढ़ते थे, साथ साथ में पढ़ाई करते थे। और शाम होते ही जब गर्मी कम हो जाती थी तो हम साथ में घूमने बड़ी दूर दूर तक निकल जाया करते थे, सड़क के किनारे किनारे चलते हुए, कभी साइकिलों पर कभी पैदल। बहुत मज़ा आता था। ऐसे करते करते 3 साल कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं लगा। 9th 10th 11th हो गया। जैसे ही मैंने 10th पास किया और मैं 11th में गया, जुलाई का महीना था, जुलाई 1965 का महीना था। मैं 10th पास करके 11th की क्लास में गया हुआ था और शायद 14 जुलाई का सुबेरे का 14 जुलाई का दिन था। 14 जुलाई को हर महीने 15 तारीख को फ़ीस भरी जाती थी। तो 14 जुलाई को हमने फ़ीस भरनी थी, लेकिन मैं उस बार फ़ीस नहीं ले जा पाया था। तो वो ज़िंदगी का दिन, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कठोर दिन था। यहाँ मुझे फ़ीस भरनी थी, वहीं उसी समय समाचार आया, आरपीएफ का एक जवान यूनिफॉर्म पहने हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में आया और उसने मेरा नाम पूछने के बाद मेरी क्लास में से मुझे बुलाया और अपने साथ अब बोला कि तुम्हें घर चलना पड़ेगा। तो मैं जैसे उसने कहा घर चलना पड़ेगा तो मैं डर गया कि क्या हुआ। मेरी माँ जी को तो कुछ नहीं हुआ, मेरी बहनों को तो कुछ नहीं हुआ। मैं डर के हमारे साइकिल में बैठ के उसके साथ जब आ रहा था तो रास्ते में उसने बताया कि तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो गए। उस वक्त पिताजी की पोस्टिंग मुंबई में होती थी। पिताजी 1 साल से मुंबई में पोस्टिंग थे। अजमेर से उनका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया था, लेकिन चूँकि मेरी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई चल रही थी इसलिए पिताजी ने डिसाइड किया था कि मैं अजमेर, हम 1 साल अजमेर में रहेंगे और जैसे ही मैं हायर सेकेंडरी पास कर लूँगा तो हमें मुंबई लेके जाएंगे। लेकिन शायद किस्मत में मुंबई आना नहीं था। 10th पास करते ही 11th में आते ही उसी दिन 15 पिताजी का बॉम्बे में एक ट्रेन एक्सीडेंट में देहांत हो गया और हमें खबर मिली। तो मैं तुरंत हमारे घर पे सब लोग इकट्ठे हो गए, रोना धोना चल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस टाइम मेरी उम्र 15 साल थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। किसी तरह से कुछ हमारे आरपीएफ के ऑफिसर्स आ गए, उन्होंने भी हमें सांत्वना दी। फिर ये निश्चय हुआ कि चलो ऐसा करो, एक सिपाही को साथ ले करके मेरे साथ मुंबई भेजा गया। कहा कि लड़के को मुंबई ले जाओ और वहाँ जा कर के वो देखभाल अपना मिल लेगा। मैं मुंबई पहुँचा, एक सिपाही लेकर के मुझे ट्रेन से मुंबई आ गया। आरपीएफ का एक सिपाही जो उत्तराखंड से ही था, पहाड़ी था, सीमानंद उनका नाम था, वो मुझे लेकर के मुंबई आ गया। मैं जब मुंबई पहुंचा तब तक पिताजी का दाह संस्कार कर दिया गया था। हमारे गांव के एक तुलसीधर भाई साहब थे जो आरपीएफ में ही नौकरी करते थे, उन्होंने पिताजी का दाह संस्कार कर दिया था। लेकिन मुझे कम से कम 6-7 दिन तक मुंबई में रुकना पड़ा। मैं रोज़ आरपीएफ के ऑफिस में जाता था और वहाँ से कुछ पेपर्स बनते थे, कुछ लेटर्स बनते थे, कुछ चिट्ठियाँ बनती थी। ऐसा करते करते लास्ट में मुझे 500 रुपये का चेक दिया गया जो मुझे अजमेर ले जाना था। जब उन दिनों एक नियम था कि जिस किसी की भी सर्विस में रहते हुए डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को 500 रुपये फ्यूनरल एडवांस के नाम से दिए, फ्यूनरल हेल्प के नाम से दिए जाते थे। तो वो 500 रुपये का चेक ले करके मैं करीब 1 हफ्ते मुंबई में रुक के वापस अजमेर पहुंचा। तो जब मैं अजमेर पहुंचा तो मेरे छोटे वाले चाचा जी केशव दत्त, वो और मेरे फूफा जी
जो सबसे बड़ी बुआ थी, उनके हस्बैंड माधव भट्ट जी, दोनों बम्बई पहुँचे हुए थे, अजमेर पहुँचे हुए थे। अजमेर में वो लोग कुछ दिन तक हमारे साथ रहे। फिर वो मुझे हम लोगों को गांव ले जाना चाहते थे। उनका कहना था कि चलो अब यहाँ रह के क्या करोगे, कौन तुम्हारी देखभाल करेगा, अजमेर छोड़ दो और गांव चले जाओ। लेकिन मैं हायर सेकेंडरी की मेरी परीक्षा थी, तो मैंने निश्चय किया कि मैं हायर सेकेंडरी की परीक्षा दूंगा और हायर सेकेंडरी पास करते ही कुछ ना कुछ नौकरी ढूंढ लूँगा अपने लिए, और नौकरी ढूंढूंगा, अपने परिवार के साथ को यहीं रखूँगा। तो हमारी दादी भी हमारे साथ थी। हमारी दादी को उनके साथ, चाचा जी के साथ गांव भेज दिया। मैं अपनी तीनों बहनों के साथ, हमारी सबसे छोटी बहन नंदिनी, मैं बताना भूल गया, जो सबसे छोटी बहन नंदिनी थी, उस समय पिताजी की डेथ के टाइम 2.5 महीने की थी। 1965 अप्रैल में उसका जन्म हुआ था और वो 2.5 महीने की थी। हम लोग एक रेलवे मकान छोड़ करके सब प्राइवेट मकान में रहते थे। हमारी मकान मालकिन बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी नेक दिल वृद्धा थी। उन्होंने हमसे कहा कि देखो, मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूँगी, तुम चाहो तो 1 साल 2 साल तक हमारे घर में रह सकते हो। तो मैंने भी यही इरादा किया कि मैं भी अजमेर में ही रहूँगा। अजमेर में रह के 1 साल किसी तरह से हायर सेकेंडरी पास करूँगा और अगले साल कुछ नौकरी करके अपने परिवार का पालन कर लूँगा। लेकिन शायद ये भी ईश्वर को मंजूर नहीं था। चाचा जी गांव चले गए, मेरे फूफा जी भी वापस गांव चले गए। हमें पिताजी के जो रिटायरमेंट का पैसा मिलने वाला, जो सर्विस फंड का पैसा मिलने वाला था, उसमें भी करीब 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद हमें एक चिट्ठी मिली कि भाई आपके पिताजी का 1200 रुपया प्रोविडेंट फंड जमा था, जो रेलवे के नियम के हिसाब से दुगना करके 2400 रुपया आपको मिलेगा। तो 2400 रुपये का हमको एक चेक मिला, जो हमने रेलवे ऑफिस में जा कर के कैश करवाया। और जैसे हमें 2400 रुपये का चेक मिला, तो उसमें से हमें अपने साल भर का खर्चा निकालना था और हमें ये उम्मीद थी कि चलो इससे हमारा 1-2 साल का खर्चा चल जाएगा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि गांव से चिट्ठी आई कि आपके पिताजी, तुम्हारे पिताजी ने कुछ खेत दूसरों के साथ गिरवी रखे हुए हैं और उनका 1500 रुपये कर्जा देना है, नहीं तो वो खेत चले जाएंगे। तो मैंने उस 2400 रुपये में से 1500 रुपया तुरंत ही गाँव में मेरे चाचा जी और मेरे फूफा जी के नाम मनी ऑर्डर करके भेज दिया, और बाकी बचे हुए 900 रुपये में हमने पूरा 1 साल अपना गुजारा दर बसर किया किसी तरह से अजमेर में। और उसके बाद जब 1 साल हो गया, तो देखिए कुदरत का खेल, इधर पिताजी की डेथ हुई और उधर जब मैंने हायर सेकेंडरी का फॉर्म भरा, उन दिनों राजस्थान में 9th 10th 11th में हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम हुआ करते थे, बोर्ड की परीक्षा होती थी हायर सेकेंडरी की। और हायर सेकेंडरी की परीक्षा होने के मुझे उम्मीद थी कि मैं परीक्षा में कम से कम कुछ नहीं तो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाऊँगा। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ कि जैसे ही हमने फॉर्म अक्टूबर में बोर्ड की परीक्षा के फॉर्म भरे, दिसंबर में मेरा फॉर्म रिटर्न आ गया, ये बोलते हुए कि भाई इस लड़के को 1 अक्टूबर 1966 को 16 साल पूरे नहीं हो रहे हैं और ये परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। उसी साल एक नियम पारित हुआ था कि जिस लड़के को 1 अक्टूबर 1966 को 16 साल पूरे नहीं होते, वो हायर सेकेंडरी की परीक्षा में नहीं बैठ सकता है, अंडर एज माना जाएगा। हमारी क्लास में 2 और लड़कों के साथ ऐसा ही हुआ था। उसके पिछले साल कई लड़के 15 साल की उम्र में भी हायर सेकेंडरी पास करके निकल गए थे। लेकिन मेरा फॉर्म रुक गया। मैंने बहुत भाग दौड़ की, हमारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बहुत मदद की। हमारे पड़ोस में ना एक बैनर्जी करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेलवे के थे, वो रहा करते थे। उनकी बेटी भी हायर सेकेंडरी में पढ़ रही थी और हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत भाग दौड़ की, यहाँ तक कि वो मुझे लेकर के राजस्थान एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के पास भी गए कि भाई ये लड़का जो है, अगर इस साल आप उसको हायर सेकेंडरी में नहीं बैठने दोगे तो अगले साल ये नहीं कर पाएगा, इसकी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है। लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और अल्टीमेटली मुझे परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। मैंने 11th क्लास में 11वीं क्लास में पूरे साल पढ़ाई की। मेरे दोस्त रूपचंद भाटी, शुभमोहन मिश्रा, आर राजकुमार सिंह सब पढ़ते रहे। वो लोग हायर सेकेंडरी में बैठे और परीक्षा में बैठे और पास हो गए, और मैंने नहीं बैठ पाया। अब मैं क्या करता, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति हो गई कि 1 साल और निकालना बहुत मुश्किल था। तो 1 साल बाद मैंने चाचा जी को फिर चिट्ठी लिखी कि भाई अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, हमें गांव आना है।
तो छोटे चाचा जी केशव दत्त जी हमको लेने के लिए अजमेर आ गए और जुलाई 1966 में हम लोगों ने अजमेर छोड़ा। अजमेर से अपना सामान जो था, सामान तो क्या ले जा सकते थे, इतना लंबा सफ़र था। जो चारपाइयाँ थी, टेबल कुर्सी थी, छोटा मोटा सामान था, वो सब ऐसे कि सस्ते दाम पे पड़ोसी को बेच दिया। और जो अपने जो पहनने के कपड़े लगते थे, खाने पीने के बर्तन वगैरह थे, वो सब पेटियों में पैक करके 4 पेटी, 4 स्टील के बॉक्स, लोहे के बॉक्स और कुछ 2-3 बंडल बिस्तर के ले करके हम लोग अजमेर से रवाना हो गए अपने गांव के।